Hello students, today I am going to complete exercise 1.1. That is the last question of this exercise, and after completing this exercise we will talk about the types of sets, that is empty set, finite and infinite sets, equal sets, power set, and after that we will solve the question of exercise 1.2, that is based on the these types of sets, that is empty set, finite and infinite sets. तो इससे पहले जो है हम एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रह गया था, उसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ये बताया था पहले वाले वीडियो में कि किसी भी सेट को लिखने के लिए हमारे पास दो तरह का मेथड होता है। पहला होता है सेट बिल्डर्स फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में क्या होता है कि एक डिफिनेशन टाइप का, यानी सेट बनाने वाला जो डिफिनेशन होती है उसी तरीके से लिखा जाता है, और आप देख के बता भी सकते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, जो चीज़ें हमको क्लियरली बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, और जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। टेबल के फॉर्म में आप कह सकते हो, या लिस्टेड एलिमेंट्स होते हैं, लिस्ट करके लिखा होता है, एक एक एलिमेंट्स को जो है लिस्ट करके लिखा होता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4, कोई भी देख के बता देगा कि ये कैसे एलिमेंट्स है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी देख के बता देगा, तो ये हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है। तो कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सभी सेट के जो है एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो जो सबसे पहला है क्या है, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखो इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, x क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 1 3 5 7 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं कह रहा है कि लेस देन 100 होना चाहिए, कि लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन 5, कुछ नहीं बोल रहा है। बस ये कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट था जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, उसके एलिमेंट्स को लिस्टेड करना था। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये डैश डैश का मतलब होगा कि ये नंबर अभी और आगे जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब इसमें एक कंडीशन दे दिया है ना, ये कंडीशन है हमारी कि x ग्रेटर देन -1/2 एंड x लेस देन 9/2। इसका मतलब ये हुआ कि एक सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि x इज एन इंटीजर, x हमारा इंटीजर होना चाहिए, और इसकी कंडीशन ये है कि वो इंटीजर -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा होना चाहिए। इंटीजर मींस नॉन डेसिमल एलिमेंट्स, नॉन डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब ये बताओ कि -1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा जो पहला इंटीजर होगा वो क्या होगा, हमारा 0 है ना। 0 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 और बहुत सारे इंटीजर्स आते हैं। अब ये बताओ कंडीशन क्या कह रहा है कि वो x जो है, वो इंटीजर जो है, वो 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो 9/2 की वैल्यू देखो बेसिकली कितनी है, 4.5 है ना। तो 4.5 से जस्ट छोटा, ये इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, ये इससे पहले का दिया हुआ है। ठीक है, इसके पहले जस्ट आने वाला इंटीजर कौन सा है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लिस्ट में एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ इतने ही आएंगे, क्योंकि -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटे इंटीजर इतने ही हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसके सामने लिखा गया इसको 0 1 2 3 एंड 4। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि x such that x is an integer and x square is less than equal to 4। इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्या कि x क्या है, इंटीजर है, ये इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन की ये कंडीशन है कि वो जो इंटीजर होगा उसका जो स्क्वायर होगा या तो 4 होगा या तो 4 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो 0 हो, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3 हो। और आपको पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे आप निगेटिव भी लोगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब ये बताओ कि कौन कौन से इंटीजर का स्क्वायर करने पे हमें 4 से छोटा नंबर मिल जाए। तो देखो सबसे पहला नंबर मैं उठाता हूँ 0। तो अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ तो 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। और 0 कैसा नंबर है, जो कि 4 से छोटा है, 4 से छोटा इंटीजर है। तो इसमें मेरा एक नंबर 0 आ गया। अब 0 से भी छोटा एक नंबर मैं लेता हूँ जिसकी वैल्यू -1 होती है, जो 0 से छोटा नंबर। अगर मैं -1 लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 1 है ना। तो 1 कैसा नंबर है, इससे छोटा है ना।
यानी ऐसे समझो कि हमने x की वैल्यू -1 लिया था, क्यों कि x इंटीजर था, ये भी इंटीजर है। अब इसका स्क्वायर करने पे, इंफॉर्मेशन के बाद कंडीशन पे आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे -1 स्क्वायर 1 आ गया ना। ये कैसा नंबर है, ये 4 तो छोटा ही तो नंबर है 1, इसका मतलब हमारे पास -1 का भी स्क्वायर करने पे इससे छोटा नंबर मिलेगा। अब तीसरी चीज लेते हैं, x इक्वल टू -2, तो जब इसका भी स्क्वायर होगा x स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4 क्या है, दो कंडीशन इसके अंदर है, 4 इज, ये नंबर जो है 4 के इक्वल भी हो सकता है, तो 4 के इक्वल यानी -2 का जब स्क्वायर किया जाएगा वो भी इसके अंदर है। तो आपको याद रखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन के बिना पे सेट बनाना है, ना कि कंडीशन के बिना पे। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्या थी, इंटीजर था, है ना, और कंडीशन क्या थी, इंटीजर का स्क्वायर था, ठीक। अब इसी तरीके से 1 भी होगा, 2 भी होगा। इसके अलावा आप कोई भी एलिमेंट से ले लो, आप 3 ले लो, चलो तो 3 जैसे हमने लिया, 3 का स्क्वायर किया, क्या हो गया 9, और 9 कैसा नंबर है, 4 से बड़ा है, चाहिए क्या, 4 से छोटा नंबर चाहिए, तो 3 नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इतने ही नंबर्स आएंगे। अब इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है आपके लिए, उसको घर से करना, अपने बैठ के जो है समझना कैसे क्या है। अब इसके बाद क्या है कि x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, बल्कि नॉट इवन ओनली इन मैथमेटिक्स बट आल्सो इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, कि क्वेश्चन के अंदर ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। देखो x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स k। प्रीसीड मतलब होता है पहले, तो आप सीधे सीधे ये कर लो ना कि k से पहले आप सभी इंग्लिश अल्फाबेट लिख लो। k से पहले इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन सा होगा, देखो a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, e होगा, f होगा, g h i j, ये सभी वो इंग्लिश अल्फाबेट है जो k से प्रीसीड कर रहा है, k के पहले का है। तो अब इस इंग्लिश अल्फाबेट की जो कंडीशन है, इंफॉर्मेशन है, वो क्या है कि वो इंग्लिश अल्फाबेट क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट मतलब ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, यानी अब हमारे पास जो है ये हमारा सेट बनेगा बी सी डी एफ जी एच, इतना एफ जी एच जे, ये हमारा सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है खुद से करना। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, पावर सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो पहली चीज है एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट आप डिफिनेशन से भी समझ जाना, यानी खाली सेट। तो इसकी डिफिनेशन ये होती है, अ सेट which does not contain any element that is called empty set, यानी एक ऐसा सेट होता है जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। अब हम इसका एग्जांपल कैसे देंगे, ठीक है, पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ कि अ सेट, और याद रखना कि सारी चीज जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो आपके नोटबुक में भी होनी चाहिए, ठीक है। अ सेट which does not contain any element is called empty set, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। पहला जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है, एग्जांपल नंबर हमारा 1 है। तो क्या है कि मैंने एक सेट लिया A और मैंने कहा कि x such that x is a natural number, x is a natural number, और वो नेचुरल नंबर जो है एंड x 3 और 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल को मैं बताऊंगा कि क्या ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो x such that x is a natural number, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है, और इस नेचुरल नंबर की कंडीशन क्या है कि वो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो मेरे भाई ये बताओ कि 2 और 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों
कि 2 और 3 के बीच में हमेशा डेसिमल एलिमेंट्स डेसिमल नंबर्स मिलेंगे, और डेसिमल तो नेचुरल के नंबर अंदर आता नहीं है, तो नेचुरल इज अ नॉन डेसिमल नंबर्स, है ना। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर हमको नहीं मिलने वाला है कि जो नेचुरल हो, इसीलिए ये सेट कैसा है, ये एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट। क्यों, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, इसके अंदर जो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है जो इसको फॉलो करता हो। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल बी है। तो मैंने कहा कि एक सच दैट x is a solution of x square minus 16 equal to 0 and x is a rational number। देखो, हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि जब भी सेट दिया होता है तो उसके अंदर दो चीज़ें हमेशा ढूंढना, इंफॉर्मेशन एंड देन कंडीशन। अगर ये दो चीज़ें तुमने ढूंढ लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा लग जाएगा। इंफॉर्मेशन क्या है भाई, कि x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 16, ये इंफॉर्मेशन है। क्या है कि x क्या है, x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 का क्या है, सोल्यूशन है। और कंडीशन क्या है कि वो x एक रेशनल नंबर होना चाहिए, कंडीशन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे x की वैल्यू ही तो आएगी। तो x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 16, विच इम्प्लाइज डेट आपने क्लास 8th 9th 10th में सभी पढ़ा होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। अब x की यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 4, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 4 का भी स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो x की वैल्यू 2 है, +4 -4। अब ये बताओ कि बल्कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज हम कर सकते हैं, x इज रेशनल नंबर ना कह के एक और नंबर ले लेते हैं कि x इज अ डेसिमल नंबर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दिया इसके हिसाब से, वरना ये एम्प्टी नहीं होता। मैंने कहा कि x स्क्वायर माइनस 16 का जो सोल्यूशन है वो -4 और 4 के है, दो सोल्यूशन है, जितनी पावर होगी उतने सोल्यूशन होंगे x के। अब कहता है कि वो x डेसिमल नंबर होना चाहिए, तो क्या 4 डेसिमल नंबर है? नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, यानी इस सेट के अंदर कोई भी ऐसा x हमको नहीं मिलेगा जो डेसिमल हो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही ऐसा एलिमेंट्स है, -4 और 4, जो कि नॉन डेसिमल है, लेकिन क्या चाहिए, डेसिमल एलिमेंट्स चाहिए। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि एक स्कूल है, वो सिर्फ बॉयज़ का है, और मैंने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु इज स्टडीइंग इन क्लास 11th, तो जब बॉयज़ स्कूल है तो कहाँ से हमको जो है गर्ल्स उसके अंदर मिलेंगी, ये भी एम्प्टी सेट है ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फाइंड द कुछ भी, मतलब एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि क्या बोलते हैं कि अगर 4 संडे की मैं बात करूँ, ठीक है, 4 संडे, या मैं 5 संडे की बात करूँ कि 5 संडे इन अ वीक ऑफ मंथ फरवरी, ठीक है, फरवरी के मंथ में मैं 5 संडे की बात करूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फरवरी के मंथ में जो भी हमारा संडे आएगा वो 5 तो आएगा नहीं, ठीक है, मे बी 4 आ जाए, मे बी 3 आ जाए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, तो वो भी हमारा एम्प्टी सेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करेंगे उस वैसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बाद हम क्वेश्चन पर भी आएंगे। अब इसके बाद जो हमारा सेट है, टाइप ऑफ सेट, उसके अंदर क्या है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, बिल्कुल क्लियर है इस चीज़ से, बिल्कुल हमारा क्लियर है डिफिनेशन से। फाइनाइट मतलब एक लिमिटेड, एक लिमिट की बात हो रही है, इनफाइनाइट मतलब कोई लिमिट नहीं उसकी, है ना। तो यहाँ पर जो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख के फिर समझा रहा हूँ। डेफिनेशन ये है, अ सेट विच इज एम्प्टी,
अ सेट विच इज, हाँ एक और चीज, एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है ना, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट दैट इज कॉल्ड आल्सो नल सेट, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट of finite numbers of element, is called finite, otherwise सेट विच इज एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, उसके पास जीरो एलिमेंट्स होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा फाइनाइट के अंदर आएगा, यानी जिस चीज़ को हम काउंट कर सके वो फाइनाइट के अंदर आएगा, और जिस चीज़ को हम काउंट ना कर सके वो इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल कि एक महीने में कितना दिन होता है, 30 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 28 भी होता है, तो इसको हम काउंट तो कर सकते हैं ना, तो डेज, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तो ये क्या है, फाइनाइट के अंदर है। हम वीक में कितने दिन होते हैं उसको भी काउंट कर सकते हैं, हमारी क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं हम उसको भी काउंट कर सकते हैं, हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या है, एक क्या है कि कंसिस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम जो है फाइनाइट है वो हम काउंट कर सकते हैं कि 1000 स्टूडेंट हैं, 2000 स्टूडेंट हैं, जो भी है, तो वो हमको पता है, ठीक है। जिस चीज़ को हम काउंट ना कर सके वो इनफाइनाइट के अंदर आता है, और वो चीज़ क्या होती है, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा नेचुरल नंबर, तो भाई नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बहुत दूर तक जाता है, हम इसकी कोई लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, ये मिलियन बिलियंस तक भी चला जाता है, ये काउंट, ये क्या है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट है। कोई किसी ने कहा कि 2 lakhs है ना, तो ये भी नेचुरल नंबर है 2 lakhs, है ना, इससे बहुत बड़ा भी नंबर हो सकता है, 10 की पावर 2000, एक बहुत बड़ा नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो वो क्या है कि ये इनफाइनाइट के अंदर आता है। इस तरीके से कहा जाए कि समुद्र है ना, तो समुद्र में नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या होंगे, वो भी इनफाइनाइट है। किसी एक कमरे में जो है गेहूं जो होता है, गेहूं का जो बीज है, जो गेहूं होता है, उसको किसी ने काउंट करने के लिए कहा, वो भी इनफाइनाइट है, वो हमारे बस का नहीं है कि हम उसको काउंट कर सके, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एक लाइन पे जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ होता है, यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सब कैसे होंगे, वो सब इनफाइनाइट होंगे। एक सर्कल है, सर्कल पे क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो एक सर्कल है, कितना बड़ा है कुछ पता नहीं, उस सर्कल पे नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, इनफाइनाइट। इसी तरीके से क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, बहुत सारी लाइंस, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, ठीक। इसके बाद जो है इक्वल सेट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। Two sets P and Q are said to be equal if each element of set P is also an element of सेट Q। दो सेट को हम इक्वल तभी कह सकते हैं जब उसमें पहले सेट का हर एलिमेंट वो दूसरे सेट का भी एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है P था जिसके पास एलिमेंट्स थे A B C, और दूसरा सेट क्या था Q था, इसके पास एलिमेंट्स थे B C A, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देखना है कि इसके अंदर 3 है इसके अंदर 3 है, नहीं, हमको सेम एलिमेंट्स देखना है जो P के अंदर है, क्या वो Q के अंदर है कि नहीं है।
तो हमारे पास P के पास A था, इसके पास भी A है, इसके पास B था, इसके पास भी B है, इसके पास C था, इसके पास भी C है। तो each element of set P is also an element of set Q, therefore we can say that P equal to Q। ये सेट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर 2 बार लिखा गया हो, A को 2 बार लिख दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट डजंट मैटर इन द सेट्स, तो इसीलिए क्या है कि ये मैटर नहीं करता है चाहे A को कितनी बार भी लिखा जाए। अब क्या है कि ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ये ABC है, ये BC है ना, किसी भी ऑर्डर में है। एक और एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू 2 4 6 8 और B इक्वल टू मैंने लिया 2 4 6 10। तो क्या A इक्वल टू B है कि नहीं, चेक करेंगे। 2 is in set A and in set B, 4 is in set A and set B, 6 is in set A and set B, but 8 is in set A but not in set B। इसी तरीके से set B में जो है 10 है और यहाँ पे 10 नहीं है। तो क्या होगा कि इसका हर एलिमेंट इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स, लेकिन इसका हर एलिमेंट इसके इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है।